आइए जी, जल्दी से हम आपका जो AS16 है उसको रिवाइज करते हैं। AS16 इज वेरी वेरी सिंपल, असेट बेस्ड एएस है। आपको नाम से लगेगा नहीं कि असेट बेस्ड एएस है, नाम बोल रहा है वो बोरोइंग कॉस्ट। बट जो आपका बोरोइंग कॉस्ट का या मीनिंग है वो हम अच्छे समझते हैं। सबसे पहले बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग का मतलब लोन्स या कोई डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू करे हुए हैं। ठीक है, कॉस्ट का मतलब उसकी इंटरेस्ट हो गई, क्या हो गया उसका? इंटरेस्ट। बोरिंग का मतलब या प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है या इक्विटी शेयर्स नहीं है। बोरिंग का मतलब प्योरली इन्होंने किसकी बात करी है आपसे? किसी लोन की बात करी है। अब इस एएस के अंदर है क्या? इस एएस के अंदर सिंपल तरीके से कुछ बातें करी गई हैं आपसे कि अगर से फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई लोन लेकर कोई अपने एसेट को कंस्ट्रक्ट कराता है और वो एसेट जो है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। क्या बोलते हैं उसको हम? क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट के केस के अंदर अगर आपने कोई बोरोइंग करी हुई है तो बोरोइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी। अब कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बस इसके बारे में बात करी गई। जनरली जो बोरिंग कॉस्ट है इंटरेस्ट, वो एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बट कह रहे हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जहां पर आप बोरोइंग कर कर आप कोई असेट को बनवा रहे हो और असेट की जो रेडी टू यूज में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम उस इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते। आई बात समझ? जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं इसकी और समझते हैं इस पूरे एएस के बारे में, एक एक पहलू के बारे में समझते हैं किस चीज का क्या मीनिंग होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप, इन्होंने क्या बोला? बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, ये बोरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव की जब बात करी आपसे तो इन्होंने वो स्टैंडर्ड डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब वेदर द बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, क्या इसको हमने कैपिटलाइज करना है या फिर इसको चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही दो सब्जेक्ट मैटर रहेंगे। अगर कैपिटलाइज करना भी है तो कितने अमाउंट को कैपिटलाइज करना है, कितने अमाउंट को कैपिटलाइज नहीं करना। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला? बोरिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता? बोरिंग कॉस्ट के अंदर इक्विटी शेयर्स का पार्ट इंक्लूड नहीं होता, रिटेन अर्निंग का पार्ट इंक्लूड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स का पार्ट इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स के दो पार्ट है, मैंने शायद पहले ही बताया था। प्रेफरेंस शेयर को अगर आप लाइबिलिटी मानते हो तो इंक्लूड होता है, और प्रेफरेंस शेयर को अगर आप डेट मानते हो तो इंक्लूड नहीं हो। डेट क्या? इक्विटी। इक्विटी मानते हो तो इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ आई? तो बस इतना सा बोला। और जनरली इंडिया के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम क्या मानते हैं? इक्विटी का पार्ट मानते हैं, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? तो बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। तो फंड्स को जो बोरो करने में जो खर्चा आ रहा है दैट इज कॉल्ड बोरिंग कॉस्ट। अगर लास्ट में मैं रीपेमेंट कर रहा हूँ, रीपेमेंट के टाइम पे कुछ खर्चा आ रहा है, उसकी बात नहीं करता ये। लाइक मैं जल्दी से प्री पेमेंट्स कर रहा हूँ तो प्री पेमेंट्स में पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी की कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं। लोन को अरेंज करने में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है। पांच कॉस्ट बोली इन्होंने यहाँ पर। पांच कॉस्ट में सबसे पहले इन्होंने बोला इंटरेस्ट की कॉस्ट। नंबर टू, इंटरेस्ट जो नॉर्मल इंटरेस्ट हम पे करेंगे। नंबर टू, दैट इज मैं बोलूंगा आपका डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, उसको भी हम बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। सपोज 5 ईयर के डिवेंचर्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और लॉस ऑन इशू जो आ रहा है पर डिवेंचर वो आ रहा है 10 रुपीज, तो 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 2 रुपीज। एनुअल बोरिंग कॉस्ट का पार्ट 2 रुपीज और ऐड हो जाएगा। अगर आपने एफएम पढ़ी होगी तो ये बात और अच्छे समझ आती है आपको, बट फिलहाल के लिए उसको भी हम बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। नंबर थ्री, नेक्स्ट क्या हो गया आपका? कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपने लोन को अरेंज करने में करी, प्रोसेसिंग फीस, वो भी किसका पार्ट होता है? बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। उसके बाद इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, तो बोरिंग कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, या फिर इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट को हम फाइनेंस चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फाइनेंस चार्जेस। वो जो फाइनेंस चार्जेस है वो भी बोरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ गया एक्सचेंज डिफरेंस। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सचेंज डिफरेंस इन द सेंस, अगर आप इंडिया के बाहर से लोन लेते हो, क्या करते हो? इंडिया के बाहर से लोन लेते हो, कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कब होगा? ठीक है, आप इसलिए लोन ले रहे हो बिकॉज आपको इंटरेस्ट कम पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर वो इंडिया से लोन लेते हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है या ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपने इंटरेस्ट की सेविंग तो कर ली, बट हो सकता है कि ईयर एंड में क्या हो, आपकी लाइबिलिटी का अमाउंट चेंज हो जाए। इन द सेंस जो लोन है आपने जब लिया था, मान लो $10,000 लिए आपने एट द रेट 80, ठीक है, बट ईयर एंड में क्या हो गया? वो डॉलर का रेट 80 से 82 हो गया। टेक्निकली लाइबिलिटी का अमाउंट नहीं बढ़ा, बट वो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से लाइबिलिटी को आप एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना पड़ेगा और आपको एक एक्सचेंज डिफरेंस आया, जो कि बेसिकली क्या है? आपका लॉस है। AS11 में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? AS11 में। बट AS11 ने बोला ये मेरी वजह से नहीं, आपकी लालच की वजह से हुआ है।
आपने लालच करी, सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, तो इसलिए कुछ पार्ट ऑफ बर्डन जितनी आपने सेविंग करी है वो आप बियर करोगे, बाकी मुझे दोगे आप। इसके बारे में क्वेश्चन से समझेंगे तो बेटर वे में समझ आएगा। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला भी? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट ये हो गए। चलिए जी, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज ओनली व्हेन हमारे पास क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जिसके लिए हम उसको कर रहे हैं, एंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मतलब बेसिकली ये कंडीशन जो है असेट की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? असेट। बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किसकी कॉस्ट में करेंगे? असेट की कॉस्ट में। अगर असेट होगी तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, अगर असेट क्रिएट ही नहीं हो रहा तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। आपने R&D करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ध्यान देना, रिसर्च करने के लिए आपने बोरोइंग करी, पर रिसर्च फेज के अंदर, ठीक है, आपके पास कोई प्रोबेबल नहीं था। बड़ा है प्रोबेबल, समझ आता होगा अब? प्रोबेबिलिटी नहीं थी कोई आपके पास, ये प्रोबेबल नहीं था। प्रोबेबल का मतलब होने के चांसेस ज्यादा है ना होने से, कि रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा उसकी वजह से हम कोई पेटेंट राइट्स डेवलप कर पाएंगे। बिकॉज अभी सारा का सारा एक डाउटफुल सिनेरियो है। क्या? एक डाउटफुल। एक आपका लाइक कोविड आया, कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनी से रिसर्च करी, अब उनको ये श्योर थोड़ी था वो मेडिसिन वही बना पाएंगे। ठीक है, तो रिसर्च फेज के अंदर आपने अगर बोरिंग करी थी और बोरिंग कॉस्ट है कोई, तो कैपिटलाइज नहीं हो सकती, बिकॉज रिसर्च फेज के अंदर आपके पास क्या नहीं होता? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आई बात समझ? और रिसर्च फेज में जो एक्सपेंसेस भी हो रहे होते हैं वो सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, बिकॉज आपके पास क्या नहीं होता? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। प्रोबेबल का मतलब अभी चांसेस पता ही नहीं होगा या नहीं होगा। चलो जी, उस चीज को छोड़ेंगे, AS 26 में है वाला सारा कुछ। क्वालिफाइंग असेट क्या होते हैं? क्वालिफाइंग असेट वो असेट होते हैं जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। इसका मतलब खाली AS 10 की बात नहीं कर रहा, वो AS 2 की भी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? AS 2 में इन्वेंट्री भी अगर आपकी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है तो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। मतलब इन्वेंट्री के अंदर क्या आ सकता है? इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो सकती है। प्राइमरी डिपेंड्स। अब व्हाट इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ये सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस डिपेंड करता है। वैसे जनरली हम 12 महीने या उससे ज्यादा पीरियड को मानते हैं, पर लेस देन 12 मंथ्स भी जस्टिफाइबल है। तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर 3 से 4 या 5 महीने भी लग रहे हैं किसी एसेट को यूज करने, मतलब बना रेडी टू यूज करने के लिए, तो उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। तो कोई यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉ ने ये नहीं लिखा कि 12 महीने से ऊपर टाइम लगेगा तो क्वालिफाइंग है वरना क्वालिफाइंग नहीं है। वो कह रहे हैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हर एक के लिए अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव मैटर है। पर हमारे क्वेश्चंस के अंदर 4 या 5 महीने भी लग रहे हैं एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए, तो कैपिटलाइज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं जी। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला? पीपी, हाँ। इंटेंजिबल एसेट्स, यस। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, यस। मतलब AS 10 पर भी लगता है, 26 पे भी लगता है, AS कौन सा हो गया ये आपका 13 पे भी लगता है, और इनफैक्ट ये कह रहा है क्या, इन्वेंट्री वाले पे भी लगता है, AS 2 पे भी लगता है। चारों पे ये AS एप्लीकेबल है, AS 16। मतलब इन चारों को अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है रेडी टू यूज होने में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी R&D से क्या आता है? पेटेंट राइट्स। वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पर वो उल्टा सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेंगे ना। रिसर्च तो सालों साल चलती है। ठीक है जी। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उस पर क्या लिख दिया? नो। और ये बात हम बहुत जगह पढ़ते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो सिमिलैरिटीज भी हैं बहुत चीजों में। चलो जी, हम आगे आते हैं। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? यानी बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर लाइक आपका कैपिटलाइजेशन। यानी बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट टू ACP, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। एक्विजिशन मतलब आपने परचेज करा है, सेट बना नहीं रहे, पर परचेज करके उसको इंस्टॉल करना या उसको लगाने में 5-6 महीने लग गए, बहुत बड़ा प्लांट था। ठीक है, सोलर प्लांट्स होते हैं ना, आजकल बहुत कंपनी सोलर प्लांट्स लगा रही है, उसको उसको खरीद कर लगवाने में, ठीक है, बहुत महीने लगते हैं। तो वो एक्विजिशन हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, लैंड एंड बिल्डिंग बनवा रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन किसकी होती है? स्टॉक की। किसकी होती है? स्टॉक की। ऑफ क्वालिफाइंग असेट, अगर वो क्वालिफाइंग असेट है, क्वालिफाइंग असेट कब बनेगा? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो बहुत अच्छा खासा टाइम ले रहा है अपने रेडी टू यूज होने के लिए, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में समझो चीजों को, बेटर ऑप्शन है, तो वो क्वालिफाइंग असेट है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन तो आने ही नहीं है ना, हमें एएस की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बोलना आना चाहिए एएस के बारे में, ये स्टोरी टेलिंग हमारी होनी चाहिए। हाँ, ये एएस में ये सारी बातें हैं। कैपिटलाइज, अगर वो नहीं है तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, चलो जी। अब उसके बाद
आपका कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट की बात आती है। हमारी बोरिंग या तो स्पेसिफिक हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, जनरल बोरिंग हो सकती है। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब क्या हो गया, उस एसेट के लिए स्पेसिफिक हमने लोन लिया। जनरल बोरिंग्स मतलब 2 या 3 बोरिंग्स होंगी, क्या होंगी, 2 या 3 बोरिंग्स होंगी, ठीक है, कंपनी के जनरल फंड्स है, उसमें से हमने एक एसेट को बनाया, तो वहां पे वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए। क्या यूज करते हैं मेरे बच्चे, वेटेड एवरेज मेथड। क्या यूज करते हैं, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, इसको फॉर्मूले को देख के मुझे बड़ा दिक्कत होती है। फॉर्मूला अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, 2 मिनट समझागा, मैथमेटिक्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, इतनी मैथ्स आपको भी आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई अगर कोई हमने लोन लिया और अभी लोन का पैसा जो है हम अभी मतलब क्या नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, तब तक के लिए उस पैसे की हमने एफडी करा दी और एफडी से हमारी टेम्परेरी कोई इनकम आई, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आई, वो इनकम बोरिंग कॉस्ट से क्या होती है, माइनस। वो क्वेश्चन में गिवन होगी, बस क्या होती है वो, माइनस। रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है उसको कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देख लो बस, मेरा एक एग्जांपल से ही आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, बढ़े आगे। अब एग्जांपल देखो आप मेरा, हमें एक फिक्स सेट बनाना है। फिक्स सेट्स की जो कॉस्ट है ₹10 लाख है। इस 10 लाख के असेट बनाने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक लोन लिया। स्पेसिफिक लोन जो था 4 लाख रुपए का था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ जनरल बोरोइंग्स थी, क्या थी हमारे पास, जनरल बोरोइंग्स, ठीक है। वो 6 लाख की थी, 4 लाख की थी, ठीक है। अब वो इस अमाउंट की इक्विवेलेंट नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकती है, जनरल बोरिंग तो बहुत चीजों के लिए रखी है ना हमने। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक का 9% था और एक का 12% था। तो 6 लाख का 9% बेटा कितना होता है, जल्दी बताओ, 54,000। 4 लाख का 12% कितना होता है, 48, राइट। तो बताओ मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना आया, सब बच्चे बताओ। 1,02,000। 1,02,000 को हम डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, डिवाइड कितने से करेंगे, 10 लाख से। तो मुझे बताओ आप यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट कितना निकल के आया, 10.2%। कितना आया, छोटी सी मैथ से कराया मैंने। अब सुनो, असेट कितने का है, 10 लाख का। 10 लाख के असेट में सपोज हमारा पूरा 1 साल लग गया इस असेट को बनने में, पूरा 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है। तो 4 लाख का जो लोन था, 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। बाकी 6 लाख कहां से आए होंगे, जनरल बोरोइंग में से। अब मैं बोलूंगा इनमें से कहां से यूज किया हमें नहीं पता, तो आप सोचोगे 6 लाख हमने ये वाला यूज कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, तो जनरल बोरोइंग्स थी। तो 6 लाख का हम क्या करेंगे, 10.2%, कितना आ गया मेरे बच्चे, 61,200। इतनी कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज। इतनी कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज। बात समझ आई, चलो आगे बढ़ जाओ। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू सस्पेंड, व्हेन टू स्टॉप, एस। व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू सस्पेंड, व्हेन टू स्टॉप, एस। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करना है कैपिटलाइजेशन, कब स्टार्ट करनी है, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए या कोई टेक्निकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। मतलब टेक्निकल का मतलब क्या है, आपने अप्रूवल लेना स्टार्ट कर दिया, आपने आर्किटेक्ट को बनाया, उसको लेआउट बनवाना स्टार्ट कर दिया, वो हो गया टेक्निकल एक्टिविटी एक। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, व्हेन टू सॉरी, व्हेन टू स्टार्ट में क्या हो गया, साथ में एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए। दो कंडीशन है, एक्चुअल फिजिकल, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब फिजिकल भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है। तो एडमिन वर्क चल रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, फिजिकल कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और क्या हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिजिकल भी हो सकती है और टेक्निकल भी हो सकती है। और बोरिंग कॉस्ट बिंग इनकर्ड होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल में आपका लोन चलना होना चाहिए। अब मैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल समझो, मेरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1/4 को और मैंने बोरिंग करी 1/7 से, तो कैपिटलाइजेशन कब से होगी, 1/7 से। उल्टा कर दो, मैंने लोन लिया 1/7 को, सॉरी 1/4 को, पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1/7 से, तब भी कैपिटलाइजेशन कब से होगी, 1/7 से। जिस दिन दोनों आ गए साथ साथ, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई, लोन भी आ गया, उस दिन से कैपिटलाइजेशन हो गई। दोनों में से एक भी चीज मिस है तो आपकी कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। बट एक बार जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई तो बीच में कभी कभी सस्पेंड करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ती है, सस्पेंड करनी पड़ती है कुछ रीजंस की वजह से। अगर वो रीजन नॉर्मल है, सस्पेंशन नहीं करते हम, इन द सेंस वो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहती है। जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एक लेंटर डाला हमने,
लेंटर डालने में क्या होता है कि 15-20 दिन का वेट करना पड़ता है। 15-20 दिन तक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट वो भी एक प्रोग्रेस का पार्ट है। कुछ ना करना भी कुछ करना होता है कभी कभी, याद है? आराम से वेट करना है अभी भाई, अपने आप उसको ठीक से होने दो। तो सस्पेंड नहीं करेंगे वहां पे कैपिटलाइजेशन, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा 15-20 दिन के लिए भी। बट ऑन दी अदर हैंड कि 15-20 दिन स्ट्राइक हो गई, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने अचानक से बंद करवा दिया काम, तो सस्पेंशन करेंगे। मतलब इसका मतलब 20 दिन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो 20 दिन का इंटरेस्ट जो का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। हम एक रिवर के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं और हमें पता है कि रिवर का जो वाटर लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन एग्जाम का। तो सिनेरियो के अंदर ये नॉर्मल बात है, पता था पहले से, तो सस्पेंड नहीं करेंगे इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन। काम तो सस्पेंड होगा पर इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होगी। जो चीज पता होती है वो नॉर्मल है, उस केस में सस्पेंड नहीं करते, वैसे सस्पेंड कर देंगे अगर एबनॉर्मल रीजन है। व्हेन टू यूज, व्हेन टू स्टॉप, अगर हमारा असेट सब्सटेंशियली रेडी टू यूज हो गया, सब्सटेंशियली रेडी, छोटे मोटे काम चलते रहते हैं ना, तो उसको हम उसी दिन पे इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करना बंद करें। लोन नहीं पे कर, लोन तो चल रहा है पर इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। और उसके बाद का जो इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को, ठीक है, वो इंटरेस्ट नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब नॉर्मल हो गया, वो क्या हो गया? वो नॉर्मल। एक लोन लिया एक असेट को बनाने के लिए, जिस दिन से असेट बनना स्टार्ट हुआ और लोन आ चुका है, उस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गई। बीच में रुकावट आई, रुकावट नॉर्मल थी, सस्पेंड करेंगे। अगर रुकावट नॉर्मल नहीं थी, एबनॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल थी, सस्पेंड नहीं करेंगे, सॉरी बेटा, और वो एबनॉर्मल थी तो सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद स्टॉप कब करेंगे? जब असेट हमारा मेजरली सब्सटेंशियली रेडी टू यूज हो गया। अब उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अगर कभी कभी एक सिंगल असेट नहीं होता, ग्रुप ऑफ असेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? ग्रुप ऑफ असेट्स भी होते हैं। जैसे हमने बोला पूरी हम सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी के अंदर अलग अलग टॉवर्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग यूज हो गई और हमने बोला लोगों को बुलाओ और बिल्डिंग में बोलो रहना स्टार्ट करें, तो इसका मतलब वो बिल्डिंग रेडी टू यूज मानी जाएगी। तो उस बिल्डिंग के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। पर हमने डिसाइड कर, सब तक टॉवर, मतलब उस सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर 10 बिल्डिंग्स बन रही हैं, 10 की 10 बिल्डिंग रेडी नहीं होंगी जब तक हम उस सोसाइटी को ओपन नहीं करेंगे लोगों के लिए। तो इस केस के अंदर चाहे एक एक पूरा टॉवर हमारा क्या हो गया, बन के रेडी हो गया, उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी क्या करेंगे हम, दैट इज कैपिटलाइजेशन जो है हमारी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हमने करी थी यहाँ पर। ऑल वेल, तो ये दो चीजें हैं। तो कंप्लीटेड पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज, तो कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी? स्टॉप। कंप्लीटेड पार्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज, कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन। याद आया? ठीक है, तो ये चीज है, ये एग्जांपल्स है, एक बार आप देख लेना। अब ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको आते ही समझा दिया था भाई, कि लाइक आपका अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से फॉरेन करेंसी बोरिंग में कुछ लाइक क्या होता है आपका, लाइक कुछ दिक्कत आती है, तो उस केस में किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम इंस्टेड ऑफ रीडिंग सारा कुछ रीड करें, बेटर ऑप्शन क्या है, बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और हमें क्या करना है उसके बाद एक बार देखना है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आओ जल्दी से हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं उसका। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ बुक का। इधर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। आप पहले देखो बस इस क्वेश्चन को आराम से। शान बिल्डर लिमिटेड हैज बोरोड अ सम ऑफ रुपीज, रुपीज कह रहा हूं, यूएस डॉलर ऑफ 10 लाख, 10 लाख यूएस डॉलर लिए हमने, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 फॉर इट्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एट लिबोर प्लस 3%। ठीक है, अब द इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट, एक्सचेंज रेट वॉज ₹56। जिस दिन हमने, ठीक है, अपना लाइक लोन लिया, उस दिन का जो एक्सचेंज रेट था वो कितना था? 56। ठीक है, अब 31 मार्च, मतलब हमने जो लोन लिया वो लोन लिया कब? दैट इज अपना बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, और 31 मार्च को आते आते जो हमारा एक्सचेंज रेट हो गया वो कितना हो गया? 62। हम
56 का हमने लोन लिया 56 के हिसाब से, ठीक है। आज रेट कितना हो गया हमारा 62, तो कितना डिफरेंस हो गया बेटा आपका, ये डिफरेंस हो गया 6 रुपए का। मतलब सोचो आप, यूएस डॉलर में डिफरेंस आ गया तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी। क्या इंक्रीज हो गई मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज। इफ शान बिल्डर लिमिटेड बोरोड अ लोन इन इंडियन रुपी इक्विवेलेंट, द प्राइसिंग ऑफ लोन वुड बी 10.5%। कह रहा है अगर आप इंडिया में लोन लेते तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सिर्फ 10.5। अब जो लिबोर रेट है वो कितना है 1% है, प्लस 3% उसमें और ऐड कर दो। तो लिबोर प्लस 3% लिख बोला हुआ है, कितना हो गया 1, ठीक है, और प्लस 3% कितना हो गया मेरे बच्चे 4%। इसका मतलब मुझे वहां से जो लोन मिला है वो 4% पे लोन मिला है, बड़ा अच्छा है 4%, इतना सस्ता लोन। और इंडिया में ये सेम लोन लेते तो कितने मिलता है बेटा 10 ठीक है। तो ये बात आपने समझनी है, यहाँ पर हमने एक लालच करी, इंडिया में लोन महंगे मिल रहे हैं, इंडिया के पास सस्ता मिला, बट एक डिसएडवांटेज है, वो क्या, दैट इज एक्सचेंज डिफरेंस। अब यहाँ पे AS11 क्या बोलता है, हमारा AS11 भी आएगा। AS11 क्या बोलता है कि भैया देखो ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी बोरिंग कॉस्ट की गलती है, तो कुछ पार्ट इसका बोरिंग कॉस्ट को जाएगा, किसको जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आपने जो लोन लिया 10 लाख डॉलर्स का लिया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, चलो कोई नहीं। अब मैंने यहाँ पे, आप सब थोड़ा हेल्प करो मुझे। हमने लोन जब लिया 10 लाख डॉलर्स का था, उस दिन का रेट कितना था 56, 10 लाख USD है ये बेटा। तो कितना हो गया लोन हमारा ये 560 लैक्स बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं हम 560 लाख का लोन। तो लोन का जो अमाउंट है 560 लाख लोन, ये इंडियन करेंसी में भी ले सकते थे और फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो आप। आपने फॉरेन करेंसी में लेने का सोचा तो 560 लाख के ऊपर तो नहीं, इंटरेस्ट जाएगा 10 लाख के ऊपर, क्योंकि वो तो अपना इंटरेस्ट मांगे किससे, डॉलर्स में। तो 10 लाख US डॉलर के ऊपर 4% इंटरेस्ट, पर जिस दिन हमने इंटरेस्ट देना है उस दिन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 62, बिकॉज इंटरेस्ट देते हैं ईयर के एंड में 31 मार्च। कब देते हैं इंटरेस्ट 31 मार्च, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 4% इंटू 62, 24,80,000 का हमने इंटरेस्ट देना है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई, बट जो हमारा 10 लाख US डॉलर हमने लिए थे, आज एक्सचेंज रेट बढ़ गया 56 से बढ़ के कितना हो गया 62, तो हमारी इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितनी हो गई 60 लाख। आई बात समझ। अब नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट दैट वुड हैव रिजल्टेड इफ लोन वाज टेकन इन इंडियन करेंसी। क्या इंटरेस्ट होता अगर वही लोन अगर इंडियन करेंसी में लेते, इंडियन करेंसी में लोन आता वो शुरू में ही आता, और वो कितना आता 560 लाख हमने लिखा था ऊपर, इसलिए 56 से मल्टीप्लाई होगा, 560 लाख का लोन लेते उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में, राइट। और 560 लाख के ऊपर हम 10.5% का इंटरेस्ट देते, तो बेटा कितना हो गया 58.8। बहुत तुम खुश हो रहे थे कि हमारी सेविंग्स हो गई, सेविंग्स कितनी हुई, इतना इंटरेस्ट देना पड़ता, इतना इंटरेस्ट दिया, तो आपकी सेविंग कितनी की हो गई 34 लाख की सेविंग्स हुई। बट एएस जो आपका 9 है, सॉरी 11 है, वो आपसे नाराज हो गया, यार आपने सारा बर्डन मेरे ऊपर डाल दिया 60 लाख का। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 60 में से 34 लाख हमें दे दो, 60 में से 34 लाख हमें दे दो। देख रहे हो कहाँ के कनेक्शंस कहाँ पे जोड़े हमने जाकर, इसको कहते हैं अकाउंटिंग का मैचिंग कॉन्सेप्ट। हालांकि दिख क्या रहा है, एक आम इंसान को क्या दिख रहा है 60 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया हमारा, और 60 लाख के एक्सचेंज डिफरेंस में से हमने 34 लाख को क्या मान लिया बोरिंग कॉस्ट, 60 लाख में से 60 लाख में से हमने 34 लाख को क्या मान लिया बोरिंग कॉस्ट। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट घुमा फिरा के कितनी पड़ गई वापस 28.8 प्लस 34 लाख, बीइंग द एग्रीगेट जो भी होगा ये आपका, तो ये इन्होंने बोला। और बाकी रिमेनिंग जो होगा आपका वो क्या माना जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस। आई बात समझ। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, अगर से फॉर एग्जांपल एक्सचेंज गेन आ रहा होता तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, एक्सचेंज गेन के केस में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कब है एक्सचेंज लॉस के केस में, और जितना सेविंग हुई है वहीं तक का, जितनी सेविंग हुई है वहीं तक का जो एक्सचेंज डिफरेंस है बोरिंग कॉस्ट का पार्ट है, उसके ऊपर का जो एक्सचेंज डिफरेंस है, ठीक है, वो एक्सचेंज डिफरेंस ही है, वो AS11 के अंदर जाएगा। एक पॉइंट। नंबर 2, से फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा होता है यहाँ पर
वो 34 लाख नहीं आ रहा होता, तो आ रहा होता 20 लाख। कितना आ रहा था मेरे बच्चे? सॉरी, एक्सचेंज डिफरेंस कह रहा हूं मैं आपको। हाँ, एक मिनट, एक्सचेंज डिफरेंस क्या हो गया हमारा? हाँ, 60 लाख है ना, ये 20 लाख ही आ रही होती सिर्फ। कितनी आ रही थी? 20 लाख। तो उस केस के अंदर हमारी सेविंग कितनी हुई है? 34 लाख। ठीक है, बट हम बोरिंग कॉस्ट कितनी मानते हैं फिर? 20 लाख ही मानते। कितनी मानते हैं हम? 20 लाख। आई बात समझ? जितना एक्सचेंज डिफरेंस है, ठीक है, उतने तक के जो लेंगे ना, एक्सचेंज डिफरेंस अब कम आ गया है। क्या आ गया अब? कम। पर हमारे सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या हो रहा है? एक्सचेंज डिफरेंस ज्यादा होगा सेविंग से। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होगा? तो तीन केस हैं इधर, देखो बेटा, तीन केस हैं। केस नंबर वन एक्सचेंज गेन है। क्या है? एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। केस नंबर टू, ठीक है, तो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस है वो ज्यादा आ रहा है, किससे? सेविंग से। और केस नंबर थ्री क्या बन जाएगा आपका? जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो कम है, किससे? सेविंग से। ये तीन केस है, ध्यान रखना आपको। डन। तो यहाँ पर ये चीज मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। ठीक है, तो ये आ गया, ये आपका होमवर्क मैंने दे रखा है, आप देख लेना एक बार। सेम क्वेश्चन है एकदम, बस आपको होमवर्क